नमस्कार मित्रों, सुनील क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पेट प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे। उसमें हम लोग इतिहास और भूगोल के जो प्रश्न आए हुए हैं उनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल जो पूछा गया था कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। इसमें ये बताना था, क्रम लगाना है कि कौन सा पहले आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर पे कौन कौन शासक का कालक्रम क्या है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं पहला शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था, इनका कार्यकाल जो था 1486 से 1545 इनका कार्यकाल था। इसमें ये पूछा जा सकता है कि इनकी मृत्यु कब और कैसे हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इनकी मृत्यु 1545 में कलिंजर फोर्ट पर चंदेल राजपूतों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए एक आग्नेयास्त्र होता था उस समय, उक्का नामक, जो चला रहे थे और वो फट गया। इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इनका मकबरा कहाँ है। तो इनका मकबरा जो है सासाराम में है। मकबरा कहाँ पे है? सासाराम, सासाराम जो पड़ेगा बिहार में। उनके पिता का भी मकबरा उनके शेरशाह सूरी के बगल में ही है। शेरशाह सूरी एक विश्व स्तरीय रोड बनवाए हैं। उस रोड का नाम है ग्रांड ट्रंक रोड। उसके बाद हम लोग देखते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में लगभग सभी लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन जो विशेष है उसमें अकबर का जन्म जो हुआ था, कहाँ हुआ था? ये 1542 में अमरकोट में हुआ था। कहाँ पे? अमरकोट में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, अकबर की जो मृत्यु हुई थी, ये 1605 में डायसेंट्री से यानी पेचिस रोग से हुई थी। फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं। इनकी मृत्यु फतेहपुर सीकरी में हुई थी। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनको दफनाया कहाँ गया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दफनाया कहाँ गया है? आगरा में। कहाँ दफनाया गया है? आगरा में। यानी इनका मकबरा कहाँ पे है? आगरा में। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 1582 में एक इन्होंने धर्म चलाया था जिसका नाम है दीन-ए इलाही। कौन सा धर्म? दीन-ए इलाही। और इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम जो था बीरबल था। कौन था? बीरबल। इनके संरक्षक सब लोग जानते ही होंगे कि बैरम खां थे।
राज्याभिषेक भी पूछा जा सकता है कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1556 में राज्याभिषेक हुआ था, 1556 में। तीसरे नंबर पे है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल जो था 1296 से 1316 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल था। ये खिलजी वंश के दूसरे शासक थे जो अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ये इसकी नीति जो थी, बाजार नीति, विश्व स्तरीय प्रसिद्ध है। ये भी सिकंदर की तरह पूरे विश्व को जीतना चाहता था, लेकिन इसके मित्र के जो थे उसके कहने पे अपने विचार को बदल लिया। इसकी एक और नीति है कि इसने नगद वेतन, सर्वप्रथम किस शासक ने नगद वेतन की शुरुआत की थी, तो नगद वेतन की शुरुआत, अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत सैनिकों को किसने शुरू की थी, तो ये पूछा जा सकता है किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसी दौरान एक और प्रथा इसने शुरू की थी, घोड़ों को दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा। तीसरे नंबर पे है इल्तुतमिश। कौन है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का कार्यकाल जो था 1210 से 1236 ईस्वी के बीच था। इनकी पुत्री का नाम रजिया सुल्तान था, जो भारतीय इतिहास की प्रथम महिला शासिका हुई। इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलवाए थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। उसमें है जैसे एक टका सिक्का और दूसरा है जीतल। इसमें यह पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि टका जो सिक्का है किसका बना था, तो ये चांदी का बना होता था। उसके बाद जो है जीतल जो था, ये तांबा का बना होता था। या इस तरह पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, टका और जीतल सिक्के किसने चलवाए थे, इल्तुतमिश ने चलवाए थे। इस तरह से पहले का जो है, जो उत्तर का क्या होगा, पहले का उत्तर होगा कि सर्वप्रथम कौन था, तो इल्तुतमिश थे। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी, यानी 4, 3, 1 और 2। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो शिवाजी के समकालीन तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य, इनमें से कौन इनके समकालीन थे, तो ये थे तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। विकल्प नंबर बी हम लोग देख लेते हैं। चैतन्य के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चैतन्य महाराज जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में। ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे। ये पूछा जा सकता था ये किसके समकालीन थे, तो ये हुमायूं के समकालीन थे। किसके, हुमायूं यानी अकबर के पिता के समकालीन थे। जन्म कार्यकाल जो है 1486 से 1534 इनका
कार्यकाल है, यानी कहा जा सकता है कि ये शेरशाह सूरी के भी समकालीन थे। चैतन्य महाराज, शेरशाह सूरी या हुमायूं, दोनों जो शासक थे इनके समकालीन थे। इनका धर्म वैष्णव धर्म था। ये भजन कीर्तन के माध्यम से अपना उपदेश लोगों को देते थे। तीसरे नंबर पे है नामदेव। नामदेव एक संप्रदाय चलाए थे। उस संप्रदाय का नाम था वारकरी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वारकरी संप्रदाय। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे? इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। चौथे नंबर पे है शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था केरल में। कहाँ पे हुआ था? केरल में। इन्होंने एक मत दिया था, उस मत का नाम है अद्वैतवाद। इन्होंने हिंदू धर्म के 4 पीठों का निर्माण कराया है, जो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। आगे 3 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 3 नंबर सवाल जो है कि इसमें ये पूछा था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी के द्वारा इनको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसके बाद जो है लॉर्ड क्लाइव का कार्यकाल। तो लॉर्ड क्लाइव का जो कार्यकाल था, ये जो था 1757 से 1760। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें क्वेश्चन कम ही पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है लॉर्ड लिटन के बारे में, जो इससे क्वेश्चन बन सकता है। लॉर्ड लिटन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका जो कार्यकाल था 1876 से 1880 के बीच में। इसी दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसमें क्या था कि भारतीय जो भी थे प्रेस, उस पर बैन लगा दिया था। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 था इसका कार्यकाल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित था? ये था चिकित्सा से संबंधित। किससे? चिकित्सा। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि चरक संहिता किस भाषा में है? तो ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में है। प्राचीन काल की एक और पुस्तक है सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, दोनों किससे संबंधित है? और वैद से संबंधित है। किससे संबंधित है? और वैद से। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें ये बताना था कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो क्वेश्चन को करते हुए हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे
कौन सही पूछ रहा है, कौन गलत। इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है। इसमें पूछ रहा है, पहला विकल्प दिया है कि 261 में कलिंग युद्ध हुआ था तो ये कलिंग युद्ध हुआ था। दूसरा जो है 78 शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो 78 ईस्वी में जो है कुषाण शासक ने शक संवत की शुरुआत की थी। उसके बाद जो है 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई, तो ये भी सही है। विकल्प नंबर डी गलत है, क्योंकि जो है औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, 1707 ईस्वी में। तो विकल्प नंबर डी गलत है। विकल्प नंबर डी क्या है, गलत है। औरंगजेब से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ, औरंगजेब का मकबरा। तो औरंगजेब का मकबरा जो है खुलदाबाद में है। कहाँ पे, खुलदाबाद, खुलदाबाद। खुलदाबाद कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें ये कह रहा है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रांड ओल्ड मैन किसको कहते हैं, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ये बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। कौन सा विकल्प सही होगा, पहला, दादा भाई नौरोजी। दूसरा है विकल्प था उनके बारे में देख रहे थे, WC बनर्जी। तो WC बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। फिरोज शाह मेहता और डी वाला ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो विकल्प नंबर ए, इसमें क्या है, ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को। इनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या है, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये 1901 में ये पुस्तक लॉन्च हुई थी। कब, 1901 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, पीसीएस में आया हो क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है, सन 1915 और 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो होम रूल लीग की शुरुआत जो है किसने की थी, एक एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो विकल्प नंबर 1 सही होगा। एनी बेसेंट के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एनी बेसेंट ये प्रथम भारतीय महिला बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनके, इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष बनके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनके ये प्रथम महिला बनी थी 1917 में। लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक इनको कहा जाता था। इनकी एक किताब है गीता रहस्य, पुस्तक का नाम है गीता रहस्य, गीता रहस्य। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
तो इसका मिलान करना है, निम्न का मिलान करें। निम्न का मिलान करना है। कौन सा विकल्प किस पे सही है? इसमें ये तो इसमें ये कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 1828 में किसने की थी? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने इनको भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहते हैं। राजा राममोहन राय को भारत का पुनर्जागरण या भारतीय पुनर्जागरण के पितामह कहलाते हैं। दूसरा है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। कब हुई थी? 1897। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। अमेरिका से लौटने के बाद शिकागो में जो 1893 में सम्मेलन हुआ था विश्व हिंदू परिषद, तो वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तीसरा है, सी नंबर है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1875 में किसने की थी? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। और डी वाला जो है इसका विकल्प है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा राव फूले। किसने की थी? ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है, नारा पूछा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसमें विकल्प नंबर डी सही है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने 1942 में ये नारा दिया था। 1942 में 1942 में करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र जी का विश्व प्रसिद्ध नारा है कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ये नारा 1943 में दिया था सिंगापुर टाउन हाउस से। जवाहरलाल नेहरू जी का जो है नारा है आराम हराम है। आराम आराम हराम है। आराम हराम है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो ये जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुआ था, ये हुआ था चुनाव 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन में इसमें हुआ क्या था कि पट्टाभ सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में ये चुनाव लड़ा गया। इसमें पट्टाभ सीतारामैया की हार हुई। इसमें गांधी जी इतना दुखी हुए, उन्होंने कहा कि पट्टाभ सीतारामैया की हार मेरी हार। इससे व्यथित होकर सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
इसमें कह रहा है सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। किस पे? चेनाब नदी पे। अगला क्वेश्चन है वसंत विषु होता है। तो वसंत विषु क्या होता है, एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। वसंत विषु इस दिन पूरे पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 21 या 22 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधे चमकता है। सूर्य सीधे चमकता है। और सब पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन जो होता है वो किस दिन होता है? 21 जून को। 21 जून को पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है। इसका विकल्प जो होगा तो वसंत विषु होता है कब होता है? विकल्प नंबर ए सही है, 21 मार्च को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। इसमें पूछ रहा है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए। किसके लिए? तांबा उत्पादन के लिए। चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? राजस्थान में ही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 14 हम लोग देखेंगे। इसमें पूछ रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये है असम में। कहाँ पे स्थित है? असम में। अगला क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, यानी हिमालय से कौन सी नदी निकलती है। तो हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? इसमें गंगा निकलती है और कौन निकलती है? ब्रह्मपुत्र निकलती है। और बाकी जो है दोनों नदियां हैं कावेरी और गोदावरी, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? ये हिमालयी नदियां हैं दोनों, और ये दोनों कौन सी नदियां हैं? प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां हैं। आगे हम पढ़ाएंगे, इसमें भूगोल हम पढ़ाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 15 टॉपिक में पूरा आपको कवर करा देंगे, जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? इसका विकल्प होगा 2 और 3, विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है बैंक दर का अर्थ क्या है। तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। विकल्प नंबर डी इसका सही होगा। बीस क्वेश्चन तक हम लोग देख लेते हैं आज, उसके बाद कल पुनः जो है हम आपको कराएंगे। अगला है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो इसकी जो है साख सर्जन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए विकल्प सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है विकल्प क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पूंजीवादी। क्या होता है? पूंजीवादी। ये विकल्प नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? RBI के गवर्नर। क्या उस पर लिखा होता कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो विकल्प नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। विकल्प नंबर बी इज राइट आंसर। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम पुनः जो कल सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।